हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो है ना, जैसे डिट्टो क्वेश्चन पूछे गए सोशल साइंस में, वो मैं आपको करा रहा था। तो आज इसमें जो चैप्टर दूसरा है वो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हमने करा दी, तो उसके मेन जो पॉइंट होते हैं ना, उनको हम कवर करा देंगे। तो आपका पूरा चैप्टर जो है एक तरीके से तैयार हो जाएगा। तो जितना भी डीप में वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। क्योंकि समय कम बचा है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के मेन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में अगर बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया कि उदारवादी एक विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, उदारवादी जो थे ना, उनकी एक विचारधारा थी कि उसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और जगह मिलना चाहिए। तो इस तरीके के जो पक्षधर कहलाते थे वो थे उदारवादी लोग। ठीक है, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब अगले पॉइंट में देखिए, तो यहाँ पर कहा गया समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में द्वितीय इंटरनेशनल नाम से संस्था बनाई है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक संस्था बनाई गई 1870 में समाजवादियों के द्वारा। ये रूसी क्रांति की हम बात कर रहे हैं। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे। तो अगले पॉइंट में ये है ना कि 1917 में जार का शासन हुआ करता था वहाँ पे, तो वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 85% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, 1917 में क्या हुआ, यहाँ पर जार का शासन खत्म हुआ और 85% जनता उस समय कृषि पर निर्भर थी। किसानों की दशा खराब थी। बेरोजगारों किसानों धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे। मजदूरों की दशा भी बहुत खराब थी। यानी कि जब जार का शासन खत्म हुआ उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब दशा थी। वहाँ पर बेरोजगार बहुत थे, किसान सब खस्ताहाल मतलब मकानों में रहते थे, कोई भी अच्छी दशा नहीं थी। ये चीज़ उस समय होती थी रूस में 1917 के समय में। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, 1917 की बात करें फरवरी में, तो राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा गया। अब देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पिछले साल इसी के एग्जाम में। तो एग्जाम होना है ना, तो अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है? 1917 के अक्टूबर में इन दोनों मिश्रित घटनाओं यानी कि राजशाही के पतन को और यहाँ पे 1917 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, अक्टूबर क्रांति इसको कहा गया। अक्टूबर क्रांति के जरिए जो था रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा हासिल किया। ठीक है, जो रूस की सत्ता थी वहाँ पे समाजवादियों ने कब्जा किया या फिर समाजवादियों ने सरकार बनाई रसिया में। कब? अक्टूबर क्रांति में। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें है रूस में जार शासन में जनवरी 1905 की बात करें तो एक परिवार के कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, पर जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसी जिसमें 1000 मजदूर मारे गए थे। ठीक है, जार के शासन की बात करें कब खत्म हुआ था? 1917 में ये शासन खत्म हुआ था। लेकिन उससे पहले ये क्या क्या था कि इन्होंने बहुत अत्याचार किए, लगभग 1000 मजदूरों को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। किस वजह से? सिर्फ उनसे मिलने के लिए वो कह रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब इसी घटना को यहाँ पर क्या कहा जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है किसे? वो जाना जाता है यहाँ पर हत्याकांड हुआ था जार के शासनकाल में, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे और कई हजार घायल भी हुए थे। अगला पॉइंट यहाँ पर है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियां सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। ठीक है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि देखिए यहाँ पर सामंतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। तो कहा गया कि समाजवादी विचारधारा जो समाज के पुनर्गठन का काम करती है। अब समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर पूरा पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला है, यहाँ पे एक रेडिकल समूह हुआ करता है। ठीक है, रेडिकल समूह किसी भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे,
केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया ना कि किसी निजी संपत्ति ज़्यादा होती तो असंतुलन बढ़ता है बाजार में। तो यहाँ पर जब रेडिकल समूह हुआ तो उसने क्या किया, सभी का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं का विरोध किया जो कुछ लोग बहुत अमीर थे और उनके पास ही यहाँ पे संपत्ति का केंद्र, यानी कि वो चाहते थे पूरा देश चला सकते थे। कुछ अमीर लोग, जैसे अपने यहाँ भी कुछ अमीर लोग हैं, ठीक, इसी को यहाँ पे इन्होंने रेडिकल समूह ने क्या किया, इसका विरोध किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो 1914 में यूरोप में समाजवादी कई सरकार बनाने में सफल रही, इसलिए नहीं, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सरकार में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। इन्होंने सरकार कब बनाई थी, 1917 में ही बनाई थी ना, इसके बाद ही बनी थी इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सरकार इनकी नहीं बन पाई थी, क्यों, क्योंकि रूढ़िवादी और उदारवादी रेडिकलों का ही दबदबा यहाँ पे रहा था। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं जो बोल्शेविक रूस है ना, एक राजनीतिक पार्टी थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बोल्शेविक रूस जो है राजनीतिक पार्टी है जिसका नेता लेनिन था। लेनिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उनकी 3 मांगे हुआ करती थी। पहली मांग ये थी ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इनमें कौन कौन सी मांगें जो हैं वो थी या नहीं थी, ऐसा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट था यहाँ पे वो था कि युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो था कि सारी ज़मीन किसानों को सौंप देनी चाहिए। और तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट था, उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पे इससे रिलेटेड हैं जो लेनिन थे, बोल्शेविक रूस की पार्टी। तीनों पॉइंट को अच्छे ध्यान रखिएगा। एक तो युद्ध को समाप्त करना था, दूसरा यहाँ पर जमीन किसानों को सौंपना था, और तीसरा था जहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना। ठीक है, चलिए अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे। तो रूस के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट दी जाती थी। ठीक है, अब ये पॉइंट आप लोग समझ गए। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो 1789 की फ्रांस की क्रांति जिसने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को 3 महान सिद्धांतों नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ साबित हुए। कब हुई थी? 1789 की क्रांति को आप फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सोवियत शब्द रूस के मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है। ठीक है, सोवियत शब्द जो है ना वो किससे रिलेटेड है? वो है मजदूरों और किसानों के संघ थे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का एक मोटा मोटा आइडिया हमने दिया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। लेनिन की प्रमुख मांगे क्या थी, और यहाँ पे बोल्शेविक सरकार क्या थी, इस तरीके से यहाँ पे जो राजतंत्र हुआ था वो कैसे ख़त्म हुआ है, किसानों की दशा कैसी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया ना कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज में सामने आने वाले में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था। ठीक है, कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? अब यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाए प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रांस किले की जेल थी, बेरोजगारी थी, आवास और जल निकासी, ये मुद्दे थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की बात उस समय यहाँ पर नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन ये छोटे हैं लेकिन इसी को कंबाइन करके थोड़ा आप इसकी लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन को बड़ा बनाया जा रहा है, जैसा आपने देखा है। ठीक है, तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा आर्थिक परिवर्तन जो है वो सत्य नहीं है? वो हो जाएगा यहाँ पे वायु मार्ग का विस्तार। ठीक है, उस समय वायु मार्ग की कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं थी, तो ये चीज़ छोड़ करके बाकी यहाँ पे नए शहरों की बढ़ोतरी, नए उद्योग क्षेत्र का विकास, औद्योगिक क्रांति, ये 3 जो पॉइंट थे ना, ये यहाँ पे यूरोप के परिवर्तन से संबंधित थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, तो क्रांतिकारियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या धारणा थी? तो क्रांतिकारी जो थे उस समय उनके पीछे राष्ट्रवादियों की क्या धारणा थी? वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे, वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही होंगे। चलिए अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने इसको देखा ही था, कौन थे यहाँ पे? जॉन निकोलस थे। ठीक है, कौन थे? जॉन निकोलस की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? तो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब कब्जा किया था? अक्टूबर क्रांति हुई थी ना 1917 में, उसी की तो हम बात कर रहे थे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा
कि रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। तो मुख्य स्रोत कौन सा हुआ करता था वहाँ पर उस समय? खेती बाड़ी ही रूस का हुआ करता था, क्योंकि हमने बताया था ना अभी कि आपको कि लगभग 80% आबादी जो थी वो यहाँ पर डिपेंड थी, टोटल का टोटल डिपेंड थी किस पे? वो कृषि पे डिपेंड। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जब हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 1898 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले में बात कर लीजिए तो ये यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं 1914 में सबसे पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? वो यहाँ पर हो जाएंगे वो गैर कानूनी हुआ करते थे, पहले गैर कानूनी हुआ करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। चैप्टर हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो इस चैप्टर की समरी एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।